नमस्कार मित्रों, चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। मैंने एक गुजरात के रिपोर्टर्स बढ़िया लिखते हैं, निरंजन बारोट, उसका एक आर्टिकल्स पढ़ा। वो लिखते हैं गुजराती में। मैंने सोचा कि चलो आज पूरे विश्व में बसते इंडियंस, भारतीय हिंदी में तो समझ सकते हैं, क्योंकि ये गुजरात तक लिमिट था, गुजराती तक लिमिट था। मैंने सोचा कि चलो आप तक पहुँचाऊँ कि आज़ादी के बाद भारतीय पुलिस व्यवस्था में आए बदलाव सिर्फ सत्ता का बदलाव नहीं था। अमेरिका में जो पुलिस है, हर सिटी, हर टाउन की पुलिस मेयर के अंडर में होती है, उसकी ट्रांसफ़र नहीं होती है। और वो पुलिस को इतनी सत्ता होती है कि मेयर हो या गवर्नर हो, किसी को भी जेल में डाल सकते हैं। उसकी सत्ता पावरफुल, नॉन करप्ट 99.9, जो 999 सोने का बोलते हैं ना, इसी तरह का यहाँ सेनेटर, गवर्नर, मेयर, काउंसिलर या रिप्रेजेंटेटिव यही होते हैं इस देश में। भारत में सब बिकाऊ बाको भ्रष्ट हो गए हैं, और पुलिस तंत्र तो सबसे भ्रष्ट बना दिया है। तो चलो आगे उसने कहा कि बल्कि यह ब्रिटिश काल की औपनिवेशिक ताकत से आम लोगों की लोक सेवा में बदलने की एक प्रक्रिया थी। दरोगा व्यवस्था से लेकर आज के हाईटेक सिंधम दौर तक में के मुख्य चरण जो उसने लिखे कि आज़ादी के बाद पुनर्गठन 1947 टू 1960। तो आज़ादी के समय सबसे बड़ी चुनौती रियासतों की पुलिस फौजों को एक करना था। सरदार पटेल का योगदान उसमें ऐसा था कि भारत के लौह पुरुष ने इंडियन पुलिस आईपी के स्थान पर इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस का गठन किया, और उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि पुलिस अधिकारी केवल कानून लागू करने वाला ही नहीं बल्कि एक राष्ट्र निर्माता भी बने। राज्य सूची में उसको स्थान दिया कि भारतीय संविधान ने पुलिस को राज्य सूची में रखा, ताकि प्रत्येक राज्य अपनी भौगोलिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं के अनुसार अपनी सुरक्षा व्यवस्था का आयोजन कर सके। उसमें विशेष एजेंसियों का 1960-1919 के बीच में उदय हुआ। जैसे जैसे देश की आंतरिक सुरक्षा के से जुड़ी चुनौतियाँ बढ़ी, विशेष दलों की आवश्यकता महसूस हुई। सीबीआई 1963 भ्रष्टाचार और हाई प्रोफाइल अपराधों की जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंफॉर्मेशन का गठन किया गया। सीमा सुरक्षा दल बीएसएफ, आईटीबीपी 1965 के युद्ध के बाद सीमाओं की सुरक्षा के लिए अलग अलग बलों का गठन किया गया, ताकि पुलिस केवल आंतरिक कानून व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित कर सके। टेक्नोलॉजी का जो प्रवेश हुआ, एनसीआरबी 1986, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की स्थापना हुई, जिसने अपराध के डेटा को डिजिटलाइज करने की दिशा में पहला कदम उठाया। सिंधम अघोषित लगभग 2013। भारतीय सिनेमा के पर्दे पर जब भी कोई पुलिस अधिकारी सरेआम किसी अपराधी की पिटाई करता है या कानून को ताक पर रख कर एनकाउंटर करता है, तो सिनेमा घरों में सीटियाँ बजने लगती हैं। हालांकि अब यह सिंधम कल्चर फिल्मी पर्दे से बाहर निकलकर असली पुलिस व्यवस्था में गंभीर बीमारी की तरफ फैल रहा है, जिसे विशेषज्ञ सिंधम सिंड्रोम कह रहे हैं। और उसका वर्तमान समाज पर इतना प्रभाव बढ़ गया है कि सुरक्षा या डर, जब समाज में अपराध बढ़ता है तो आम जनता में आक्रोश पैदा होता है। इस आक्रोश का फायदा उठाकर कुछ अधिकारी रॉबिनहुड बनने की कोशिश करते हैं। रिपोर्ट के अनुसार इस मानसिकता के कारण ये स्थितियाँ पैदा होती हैं। और जो आभासी सुरक्षा, जो जनता को लगता है कि उन्हें तुरंत न्याय मिल रहा है, लेकिन असल में इससे कानूनी अराजकता पैदा होती है। नागरिक अधिकारों का उल्लंघन अभी हो रहा है। यदि कोई अधिकारी खुद को न्यायाधीश समझने लगे, तो निर्दोष नागरिकों के पास अपनी बेगुनाही साबित करने का कोई रास्ता नहीं बचता। न्यायिक व्यवस्था पर हमला अभी हो रहा है, और समांतर न्यायपालिका का अभी उदय हो गया है।
भारत का संविधान कानून के शासन पर आधारित है। समाचार रिपोर्ट के विश्लेषण से पता चलता है कि सिंधमगिरी न्यायपालिका को कमज़ोर करते हैं और न्यायपालिका भी अभी सिंधम बन गई है, क्योंकि न्यायपालिका की जो अवहेलना होती है, जिसमें जांच, सबूत और तर्कों की लंबी प्रक्रिया के बजाय मौके पर ही फैसले लेने की प्रवृत्ति अभी न्यायालयों के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े करती है। जांच में अभी लापरवाही, जब एनकाउंटर या शॉर्टकट न्याय को बढ़ा दिया जाता है, तो वैज्ञानिक जांच करने और फॉरेंसिक सबूत इकट्ठा करने की पुलिस की क्षमता कम हो जाती है। और पुलिस के जो कर्तव्य और संस्थागत क्षतियों अभी इतनी उजागर हो गई है कि एक आदर्श पुलिस अधिकारी का जो कर्तव्य अपराधी को पकड़ना और न्यायपालिका के सामने पेश करना होता है, न कि खुद न्याय करना, यह समस्या पुलिस विभाग के लिए जो जोखिम पैदा कर रही है, उसमें पारदर्शिता की जो कमी हो गई है कि सबूतों से छेड़छाड़ करने और अपनी गलतियों को छिपाने के लिए झूठे मामले दर्ज करने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। और उसमें राजनीतिक प्रभाव सत्ता पक्ष ने पूरे देश में ज़्यादातर अभी उत्तर पूर्व पश्चिम राज्यों में जिसमें उसकी सरकार है, उसमें जो राजनीतिक प्रभाव इतना बढ़ गया कि सिंधम बनने की चाह रखने वाले अधिकारी अक्सर राजनेताओं के चहेते बन जाते हैं, जिनका इस्तेमाल विरोधियों को दबाने के लिए किया जाता है। और आम जनता के लिए अभी एक चेतावनी हो गई है कि विशेषज्ञों का कहना है कि आज किसी कुंडे पर चलाई जा रही लाठी अगर कानून के दायरे में नहीं है, तो कल वही लाठी किसी भी आम नागरिक पर चलाई जा सकती है। अभी लोकतंत्र में प्रक्रिया ही नागरिक की सबसे बड़ी ढाल होती है। अभी जो सुधारों का दौर व्यवस्था को मजबूत करे, नायकों को नहीं। इस रिपोर्ट का सार यह है कि समाज को सुपर कॉप्स ही नहीं, बल्कि एक ऐसी व्यवस्थित प्रणाली की ज़रूरत है जहाँ कानून त्वरित और निष्पक्ष हो। फिल्मी डायलॉग और कैमरे के सामने किए गए स्टंट पुलिसिंग या को ग्लैमरस तो बना सकते हैं, लेकिन सुरक्षित नहीं। जब कानून खुद की सत्ता बन जाता है तो समाज सुरक्षित रहता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने सत्ता को ही कानून मानने लगता है तो विनाश निश्चित होता है। और जब न्यायतंत्र सत्ता की गलियों में सत्ता का गुलाम बन जाता है और मीडिया जब सत्ता की गुलाम बन जाती है, तो देश को, जो देश की लोगों की आवाज़ है, वो लोगों तक कहीं कभी भी पहुंच नहीं सकती है। जो प्रकाश सिंह, जो उसका फैसला 2006 पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह ने पुलिस पर राजनीतिक दबाव कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, इसके परिणाम स्वरूप कोर्ट ने 7 निर्देश दिए कि जो उसके परिणाम स्वरूप कोर्ट ने 7 निर्देश दिए थे उसी टाइम। तो राज्य पुलिस बोर्ड, तो उसमें तबादलों और नियुक्तियों के में राजनीतिक दखलंदाजी कम करें, तो ये हो ही नहीं सकता। अब तो उसका सबसे बड़ा दुरुपयोग इस दशक में हुआ है। दूसरा, उसने निश्चित कार्यकाल के लिए कि डीजीपी और एसपी जैसे पदों पर तैनात अधिकारियों को कम से कम 2 साल का कार्यकाल दिया जाए, ताकि वे बिना किसी डर से काम कर सकते। लेकिन जब उसके पास सत्ता ही नहीं है, अगर वो काम नहीं करता है तो उसका तबादला कोई किसी न किसी तरह कर देते हैं, तो उसका मतलब क्या रहेगा। तीसरा, जांच के और कानून व्यवस्था को अलग करना। अपराध जांच टीम और ट्रैफिक सुरक्षा टीम अलग अलग होनी चाहिए, ताकि जांच की गुणवत्ता में सुधार हो सके। तो आधुनिक और हाईटेक पुलिस 2010 से अब तक टेक्नोलॉजी यहाँ भी है, उधर भी आई है। टेक्नोलॉजी पहले जो सब कुछ मैनुअल्स था, आज मैनुअल्स नहीं है, अब सब कुछ वॉच कर सकते हैं। तो आधुनिक जो हाईटेक पुलिस जो 2010 के बाद की है, अब तक की,
तो आज पुलिस केवल लाठी या बंदूकों पर ही निर्भर नहीं है, बल्कि अब तक स्मार्ट पॉलिसिंग की ओर बढ़ चुकी है। CCTNs, अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम CCTNS, तो देश भर के पुलिस थानों को एक ही नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। अब अगर कोई अपराधी एक राज्य से दूसरे राज्य में भी चला जाता है तो उसकी जानकारी तुरंत उपलब्ध हो जाती है। क्या ये जो पॉसिबल है उसका उपयोग होता है? क्या सभी पुलिस स्टेशनों में CCTV हैं? और CCTV हैं तो वो उसका उपयोग करते हैं? जो यहाँ होता है, अमेरिका की बात करता हूँ तो साइबर क्राइम सेल हर जिले में साइबर लैब और हेल्पलाइन 1930 शुरू की गई है। ड्रोन निगरानी विश्वास प्रोजेक्ट के तहत CCTV कैमरों और ड्रोन की मदद से भीड़ को नियंत्रित किया जाता है और अपराधों का पता लगाया जाता है, वो भी आज शक्य है। फोरेंसिक विज्ञान, जो गुजरात में स्थित राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय NFSU ने जांच पड़ताल में वैज्ञानिक सबूत को महत्व को बढ़ाया है। क्या उसमें जो जांच होती है और बताया जाता है, क्या उसमें फिरफार नहीं कर सकते हैं? वो सब कुछ होता है। ऐतिहासिक कानूनी बदलाव 2024 1 जुलाई 2024 से ब्रिटिश काल के 160 साल पुराने कानूनों को बदल दिया गया है। मात्र कानूनों बदलने से क्या सब कुछ सही हो सकता है? जब तक इम्प्लीमेंटेशंस ईमानदारी से ना हो, निष्पक्ष ना हो, बिना भ्रष्टाचार हो और सबूतों के साथ हो, तब ही उसका और समय सर हो तो उसका इम्पोर्टेंस है। बाकी उसका कोई मतलब ही नहीं है। कि भारतीय न्यायिक संहिता BNS जो IPS की जगह लेगी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS जो CRPC की जगह लेगी। हमने नाम बदलने का, भारत में अभी जो 10-12 साल से सत्ता आई है उसने एक ही काम, नाम ही बदल दो, सब कुछ बदल गया, हमने बदल दिया। अरे भाई, अब सब कुछ बदल दो। लोकशाही की क्या ज़रूरत है? इलेक्शन कमिश्नर को आप खरीद लेते हो तो इलेक्शन कमिश्नर की क्या इलेक्शन करने की ज़रूरत ही क्या है? किसी तरह आप इलेक्शन जीतते हो। अब पूरी दुनिया देख रही है, आप सब कुछ घर बैठे दुनिया के कोई भी कोने से देख सकते हो। भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA जो साक्ष्य अधिनियम की जगह लेगा, संसद ने वह व्यवस्था जिसे 1791 में केवल ब्रिटिश हितों के लिए इंस्पेक्टरों द्वारा चलाया जाता था, आज जनहितैषी और डिजिटल सक्षम पुलिसिंग की ओर बढ़ रही है। लेकिन यह भी तथ्य है कि अभी तक पूरी तरह से जनहितैषी नहीं बन पाई है। अब ध्यान सजा देने के बजाय न्याय दिलाने पर है, ऐसी मान्यता है। इन सब को बदलने का प्रयास किया गया है। अब केवल एक मौलिक बदलाव की आवश्यकता है और वह बदलाव है केवल मानसिकता का, जो कि सबसे बड़ी और सबसे बुनियादी आवश्यकता है। तो ये भारत में अगर अमेरिका की तरफ वही टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सब कुछ बदल सकते हैं, लेकिन जब राजा ही अंधा हो, धृतराष्ट्र हो, और प्रजा वो भी धृतराष्ट्र हो, कायर हो, गद्दार हो, जो लोग उसमें बैठे लोग हैं, भ्रष्ट हैं, ईमानदार नहीं है, तो देश कैसे बदल सकता है? कोई भी पुलिस हो, कोई भी राजकारणी हो, अगर सेवा भावना से, सच्ची लगन से, ईमानदारी से काम नहीं करेगा तो देश कभी भी बदल नहीं सकता है। यही आज का पैगाम। ये लेख निरंजन बारूद को समर्पित।